हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डब्ल्यू एस अकेडमी वही सारस अकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए और आज हम फोर्थ पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं और कल ये आपका फिफ्थ पार्ट में ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, तो आपका कल सारा सिलेबस ख़त्म होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स पढ़े थे। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स पढ़े थे हमने ऑन द बेस ऑफ अलग डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स से। सॉरी। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक पढ़ा था गाइस। ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट ये भी हमने पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये आपको नाम से पता चल रहा होगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता क्या है? जब कोई चीज़ या कोई एसेट आप रिप्लेस करते हो। ठीक है, आप कोई एसेट या कोई भी मटेरियल रिप्लेस करते हो किसी और चीज़ के साथ जो आपके वहाँ पे खर्चात लगते हैं। ठीक है, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट खर्चा क्यों ना हो, चाहे आपको एक्स्ट्रा क्यों ना भरना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई एसेट है जो आपके 2 साल 3 साल चल रहा है, फॉर ए कार। ठीक है, आपने 3 लाख रुपीज़ में लाई है फॉर एग्ज़ाम्पल। आपने क्या किया, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ईयर्स चलाई ये कार, इसके बाद आप बेच रहे हो इसको या रिप्लेस कर रहे हो किसी और कार के साथ जिसका वर्थ है फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख प्रेजेंट वर्थ। और क्या इसका प्रेजेंट वर्थ 3 लाख होगा? नहीं, इससे कम होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़ की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका वर्थ जो है 1 लाख है, इसका 5 लाख जो जिसके साथ आप ये रिप्लेस कर रहे हो। तो आपको कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? आपको देना पड़ेगा एक तो 4 लाख, एक तो जो भी इसका खर्चा होगा। ठीक है, चलो 4 लाख ही मानते हम। और जो भी इसका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपको जाना है 10 किलोमीटर दूर, आपको तेल का भी खर्चा लगेगा ना, पेट्रोल का भी, और इस गाड़ी को लाने का भी खर्चा लगेगा। वो सारा मिला के होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जितना भी आपको रिप्लेसमेंट के टाइम पे खर्चा होता है दैट इज़ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है गाइस, तो क्या बोलता है ये? दिस इज़ द कॉस्ट एट विच एग्जिस्टिंग आइटम ऑफ मटेरियल और फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी रिप्लेसड। ठीक है गाइस, दस दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग, जो भी ऑलरेडी आपको एसेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, और आप एट प्रेजेंट में या आप फ्यूचर डेट में आप रिप्लेस करना चाहते हो, जब हाँ उस टाइम जो कॉस्ट लगेंगे दैट इज़ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ इम्प्यूटेड और एक टाइप दैट्स इम्प्यूटेड कॉस्ट, या जिसे हम नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं हम। हाँ, कुछ ऐसे कॉस्ट हैं ना जो इनकर्ड नहीं होते, जो इनकर्ड नहीं होते हैं पर्टिकुलर सिचुएशंस पे, उनको हम बोलते हैं हम इम्प्यूटेड कॉस्ट। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई बिल्डिंग है, आप बिज़नेस कर रहे हो। ठीक है गाइस, आपके पास बिजनेस बिल्डिंग है लेकिन ये आपकी अपनी है। ठीक है, ये आपकी अपनी है, अपना बिजनेस है आपका, और ये बिल्डिंग भी आपका है और ये लैंड भी आपका है। ठीक है गाइस, तो ये जो इसका रेंट होगा इस बिल्डिंग का, वो किसको देना आपको पड़ेगा? खुद ही लेना पड़ेगा ना। तो ये मेंशन नहीं किया जाता, ये मेंशन अकाउंटिंग सिस्टम में ये मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है गाइस, तो इसी को हम बोलते हैं हम वो कॉस्ट। ये तो कॉस्ट्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए, लेकिन ये इनकर्ड नहीं किए जाते। और जब भी डिसीजंस कुछ लिए जाते हैं ना, इनका कोई वैल्यू उस टाइम नहीं होता, ये कंसिडर नहीं किए जाते। ठीक है, सम कॉस्ट्स आर नॉट इनकर्ड एंड आर यूजफुल वाइल टेकिंग डिसीजन, और ये यूजफुल भी नहीं होते डिसीजन के टाइम पे टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। दीज कॉस्ट्स आर नोन एज इम्प्यूटेड और नोशनल कॉस्ट, इसको हम नोशनल बोलते हैं या इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। दे डू नॉट एंटर इनटू अकाउंटिंग सिस्टम, याद रखना अकाउंटिंग सिस्टम में एग्जिस्ट या एंटर नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे ओनर की सैलरी है, ओनर खुद है, बिजनेस चला रहा है, उसकी सैलरी अगर हम देंगे तो ये कोई मायने नहीं रखता। रेंट ऑफ ओन बिजनेस एंगेज्ड इन बिजनेस, सॉरी, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग एंगेज इन
एंगेजड इन बिजनेस, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट दैट इज़ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट्स, देखो स्टार मैंने लगाया, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइज। कंट्रोलेबल, वैसे भी ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट्स होते क्या है? दीज आर द कॉस्ट्स विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेजरल एक्टिविटी, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट होगी, ठीक है, या वो जो एक्शंस उठाएगी, मैनेजमेंट जो एक्शन करेगी, अगर वो कॉस्ट जो कंट्रोल हम कर सके, ठीक है गाइस, उनको हम बोलेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट्स, सिंपल सी बात है। और नॉन कंट्रोलेबल क्या होगा? जिन्हें हम कंट्रोल फिर भी नहीं कर सकते, अगर मैनेजमेंट भी होगी, ठीक है, मैनेजमेंट भी उसको, ठीक है, जितने भी एक्शंस लेगी लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी वो कॉस्ट्स, ठीक है गाइस। तो उन्हें बोला जाता है नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट्स। आप बोलोगे कंट्रोलेबल कॉस्ट्स की एग्जांपल मैं दूंगा, इससे आपको समझ आएगा, ठीक है गाइस। फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्टर है, वो चार्टर्ड प्लेन से जाता है, आता है जाता है, ठीक है, उसका खर्चा फॉर एग्जांपल होता है 3 लाख रुपीज़ एक ट्रिप में, उस चार्टर्ड प्लेन का। ये ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये लोकल एरोप्लेन में भी जा सकते हैं, डोमेस्टिक एरोप्लेन में, इकोनॉमिकली एरोप्लेन में, ठीक है, जहाँ पे खाली इनको देना पड़े 3000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ ये खर्चात, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो होगा यहाँ पे वो होगा 5000। और अगर हम चार्टर्ड प्लेन की बात करें, वहाँ पे 3 लाख होता है। तो ये जो कॉस्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, क्या ये कंट्रोल हम कर सकते हैं? हाँ, ये यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इसको चार्टर्ड प्लेन में नहीं बेच सकते, इसको सिंपल इकोनॉमिकल प्लेन में बेच सकते हैं। तो ये कंट्रोलेबल कॉस्ट्स होते हैं, ठीक है गाइस, इनको ही बोला जाता है कंट्रोलेबल कॉस्ट। और अब बोलोगे नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट्स कैसे टाइप्स है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आर्मी है, डिफेंस सिस्टम है, ठीक है गाइस, इनको सैलरी तो देनी पड़ेगी। आप कितना भी कर लो, आप कितनी भी मैनेजमेंट रखो, इनको जो खर्चात आते हैं, ठीक है, वो देना पड़ेगा और इनकी सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये इनको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते कंट्रोल। अगर आप कोई भी मैनेजमेंट बिठाओगे ना, फिर भी ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये आपको देना पड़ेगा, दैट इज़, ये इन्हें ही बोला जाता है नॉन कंट्रोलेबल। आया समझ में गाइस? ठीक। उसके बाद कंट्रोलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट इज सब्जेक्ट टू, कंट्रोलेबिलिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो टाइम पे, ठीक है, एक तो लोकेशन पे, एक तो प्रोडक्ट पे, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा खुद देखोगे, बिल्कुल ईजी आपको समझ आएगा गाइस। उसके बाद आता है शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट क्या होता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। शट डाउन कॉस्ट क्या होता है? जब कोई ऑपरेशन बंद करते हो, ठीक है, ऑपरेशन कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मैं मानता हूँ कि ऐसे मैं बताऊँगा आपको, 1 जनवरी से 1 मार्च तक आपने क्या किया? आपने ऑपरेशंस की, और उसके बाद आपने क्या देखा कि काम नहीं है, आपने शट डाउन किया, जो ऑपरेशन है ना ये फ़िलहाल बंद किया कुछ टाइम तक। तो इन्हें ही बोला, जो भी वहाँ पे कॉस्ट्स लगेंगे ना इसको शट डाउन करने के लिए, ऑपरेशन को फ़िलहाल बंद करने के लिए, डिसअपेयर करने के लिए, तो वो होता है शट डाउन कॉस्ट। समझ आया? दीज कॉस्ट्स और द कॉस्ट्स विच आर इनकर्ड इफ़ द ऑपरेशंस आर शट डाउन, अगर ऑपरेशंस आप शट डाउन करोगे, एंड दे विल डिसअपियर, और ये डिसअपियर कब होंगे? जब ऑपरेशन आप कंटिन्यू फिर से करोगे, ठीक है गाइज। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कॉस्ट्स और कॉस्ट्स ऑफ शेल्टरिंग इन द प्लांट, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड्स, ऐसे ही, ठीक है गाइज। तो ये सारे जितने भी कॉस्ट्स होंगे वो इसी के टाइप्स होंगे। उसके बाद आता है कैपेसिटी कॉस्ट। कैपेसिटी कॉस्ट क्या होता है गाइज? ये होते हैं, सिंपल सी बात है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट्स होते हैं, नॉर्मल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ऑलरेडी आपने फिक्स्ड कॉस्ट्स देखे हैं, तो ये नॉर्मल फिक्स्ड कॉस्ट्स होते हैं। याद रखना, ये जो कॉस्ट है ना, ये कब इनकर्ड होते हैं? ये कौन हाँ, ये बिजनेस इनकर्ड करता है फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन, ठीक है गाइस। तो जब ये प्रोडक्शन आपको देगा, तब जाके आपको कॉस्ट्स कंपनी को देने पड़ेंगे, दैट इज़, उन्हीं को हम बोलते हैं कैपेसिटी कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन जब ये खड़ा करेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी इसमें होगी, ठीक है गाइस, ताकि आप बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। जैसे कि आपका बिजनेस है, ये कब लगते हैं इस बिजनेस पे? जब जब बिजनेस प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन, जब एडमिनिस्ट्रेशन पे वो ध्यान रखता है, या उस पर पैसे खर्च करता है, या सेलिंग करता है, या डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है गाइज, ताकि ये बहुत सारी आप वे फंक्शंस कर सकते हो, ठीक है गाइज, जो आपके लिए फ़ायदा हो, तब जाके जो कॉस्ट लगते हैं, दैट इज़ द
कैपेसिटी कॉस्ट। ठीक है गाइज, जैसे कि इसने एग्जांपल दिया है, कैपेसिटी कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है गाइज, वो मतलब खर्चात कितने होंगे, मशीनरी के खर्चात, बिल्डिंग के खर्चा ताकि वो प्रोडक्शन करे, वेयर हाउसेस के, व्हीकल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के, हाँ, की पर्सनल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है गाइज, क्या बोलता है, दीज कॉस्ट्स और इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म कॉस्ट। याद रखें, ये लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स होते हैं, कौन से, ये कैपेसिटी कॉस्ट है। ठीक है, एंड आर इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्लानिंग डिसीजन। और ये कब इनकर्ड होते हैं, जब प्लानिंग डिसीजंस आप करते हो गाइस। ठीक है, उसके बाद आपको और एक कॉस्ट का टाइप याद रखना है, दैट इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट होता क्या है, ए संक कॉस्ट इज वन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड। याद रखना है, देखो जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पढ़ा। ठीक है, संक कॉस्ट भी ऐसा ही है, संक कॉस्ट भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। देखो जी, ये भी पास्ट का कॉस्ट होता है हिस्टोरिकल, और संक कॉस्ट भी पास्ट का ही, जो भी होते हैं एक्सपेंसेस यही होते हैं, लेकिन अब फ़र्क क्या है गाइस। ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट्स हैं ना, इनको हम फ्यूचर डिसीजन अगर हम लेते हैं, हाँ, फ्यूचर डिसीजन या प्रेजेंट डिसीजन जो हम लेते हैं हम, ठीक है, जो प्रेजेंट डिसीजन होते हैं, ठीक है, इनको हम इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। और जो संक कॉस्ट्स है ना, ये प्रेजेंट डिसीजन में इंक्लूड नहीं होते। इसका ये मतलब है कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट्स को, या मैं ऐसे कह सकता हूँ, अवॉइड भी नहीं कर सकते, एब्जॉर्व कर सकते हैं प्रेजेंट के डिसीजन मेकिंग को, लेकिन संक कॉस्ट को हम एब्जॉर्व नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, ये संक कॉस्ट और प्रेजेंट डिसीजन अलग अलग चीज़ें होती है। तो दैट मीन जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, संक कॉस्ट के साथ कोई वास्ता नहीं है होता है इसको। ठीक है गाइज, संक कॉस्ट को अलग रखना पड़ता है, तब जाके डिसीजन आपको बनाना पड़ता है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या था, आप जो डिसीजन लेते हो आप प्रेजेंट ईयर के लिए या फ्यूचर ईयर्स के लिए, वो आपको उसमें आप इंक्लूड कर सकते, एब्जॉर्व कर सकते हो, किसको, हिस्टोरिकल कॉस्ट को। ए संक कॉस्ट इज द वन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, जो ऑलरेडी इनकर्ड हुआ होगा, मीन्स पास्ट में इनकर्ड हुआ होगा, एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड बाई डिसीजन टेकिंग इन द फ्यूचर। और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जो डिसीजन हम फ्यूचर में ले सकते हैं। ठीक है, एज इट रेफर्स टू द पास्ट कॉस्ट, ये याद रखें, पास्ट कॉस्ट्स होते हैं, इट इज़ अनअवॉइडेबल कॉस्ट, और ये अनअवॉइडेबल होता है, ये आपको ज़रूरी देना पड़ता है। या हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एन एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर होता है फॉर इक्विपमेंट, किसका, इक्विपमेंट का या प्रोडक्टिव रिसोर्स का, विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेवेंस टू प्रेजेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी प्रेजेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का होता है उसके साथ कोई ये रिलेट नहीं करता, इकोनॉमिक रिलेवेंस नहीं होती उसके साथ। ठीक है गाइज, और आपको मेन पॉइंट याद क्या रखना है, दिस कॉस्ट इज़ नॉट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। याद रखना, ये कॉस्ट आपको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं होता गाइज। ठीक है, एज ऑल द पास्ट कॉस्ट आर इरेलीवेंट, ये सारे इरेलीवेंट होते हैं, इरेलीवेंट, सॉरी गाइज, होते हैं गाइज। ठीक है, उसके बाद होते हैं अर्जेंट कॉस्ट्स। अर्जेंट कॉस्ट्स क्या होता है, दीज कॉस्ट और दोज विच मस्ट बी इनकर्ड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ द फर्म। याद रखना, ये वो ऐसे ज़रूरी खर्चात होते हैं ना, अगर आपको ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना है। ठीक है गाइज, जब तक ना कि ये कॉस्ट्स आप करोगे, आप ऑपरेशंस को आगे नहीं बढ़ा सकते। दैट मीन्स इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए ये कॉस्ट जब चढ़ते हैं आप भरते हो, और इन्हीं को अर्जेंट कॉस्ट्स बोला जाता है। ठीक है गाइज, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जब आपके पास मटेरियल होगा तब जाके आप ऑपरेशन कर सकते हो ना, ऑपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कॉस्ट ऑफ लेबर, जब आपके पास पैसा होगा लेबर को देने के लिए, सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, ठीक है, तब जाके आप ऑपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है गाइज, उसके बाद होता है जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट मीन, देखो जी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई रॉ मटेरियल आते हो, 2-3 रॉ मटेरियल, ठीक है, आप इनको क्या करते हो, मर्ज करते हो एक ही में। लेकिन आपको क्या पता है, जब मैं इनको प्रोसेस करूँगा और इनका रिजल्ट देखूँगा, ये अलग अलग दो चीज़ें बन जाएंगी। इनका प्रोडक्ट जो है ना, दो, ये तो मैंने एक ही बनाया, ठीक है, लेकिन इनको मैं दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ एक ही साथ। ठीक है गाइज, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई शुगर होता है, शुगर केन है, ठीक है, उसमें दो तरीके के शुगर निकल सकते हैं। एक तो बड़े वाले, हाँ, बड़े बड़े, ठीक है, एक तो लार्जर वन, एक तो स्मॉलर वन। ठीक है, जो बड़े बड़े दाने होंगे
वो आप एज अ शुगर यूज़ करोगे, और जो छोटे होंगे बिल्कुल वो आप शुगर पाउडर यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइस, समझ आया? याद रखना, जो कॉस्ट्स जो यहाँ तक यूज़ होते हैं, जब तक ये एक साथ था, जब ये सेपरेट नहीं हुआ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेपरेशन तक जो भी आपके कॉस्ट्स लगते हैं ना, इनको हम बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट्स। जब ये सेपरेट होते हैं ना, तब जाके ये जॉइंट कॉस्ट नहीं होते। ठीक है गाइज, तो क्या बोलता है, द प्रोसेसिंग ऑफ सिंगल रॉ मटेरियल रिजल्ट्स इन 2 और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। याद रखना, जब ये 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देगा, ठीक है, द जॉइंट प्रोडक्ट्स आर नॉट आइडेंटिफाइबल। जो जॉइंट प्रोडक्ट था वो आइडेंटिफाइबल नहीं था एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यूनिट्स एज इज़ नोन एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज रीच। याद रखना, जब ये यहाँ पे पहुँचता है ना, जब ये स्प्लिट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है गाइज, जब तो जॉइंट कॉस्ट क्या होते हैं, कॉस्ट इन अकर्ड अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। जब तक ये सेपरेट नहीं होंगे, एक ही दो में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक इसको हम बोलेंगे, ये जो कॉस्ट लगेंगे दैट इज़ जॉइंट कॉस्ट। ठीक है गाइज, उसके बाद आता है कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब ये सेपरेट अब हो गया, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकले, ऑलरेडी इसने क्या दिया था, जॉइंट कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट इन पे लगेंगे दैट्स कॉमन कॉस्ट। ठीक है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कॉमन कॉस्ट्स और दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है, मोर देन वन प्रोडक्ट के लिए या जॉब टेरिटरी के लिए, स्पेसिफिक कॉस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, तब जाके जो कॉस्ट लगेंगे दैट इज़ कॉमन कॉस्ट। दे आर नॉट ईजली रिलेटेड विद इंडिविजुअल प्रोडक्ट। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए ये रिलेट नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके बाद आता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होता है गाइस, याद रखना, दीज आर द कॉस्ट विच एंटेल करंट और नियर फ्यूचर आउटलेज ऑफ कैश फॉर डिसीजन एट हैंड। देखो जी, क्या क्या मतलब है इसका, वो कॉस्ट्स जो कि करंट, ठीक है, और फ्यूचर आउटलेज जो होंगे, फ्यूचर प्रोडक्ट्स या करंट जो भी आपका रिजल्ट्स मिलेगा या फ्यूचर रिजल्ट्स होगा, लेकिन किसका, कैश का। आउट ऑफ पॉकेट मीन्स जो कैश होगा ना, ठीक है, कैश के लिए जो डिसीजंस आप प्रिपेयर करोगे, जो आपका कैश होगा इन हैंड, उसके लिए अब आप प्रेजेंट में या फ्यूचर आउटले ढूंढोगे, इसका फ़ायदा ढूंढेंगे प्रेजेंट का या फ्यूचर का फ़ायदा ढूंढोगे, जो भी उसके कॉस्ट्स आएंगे दैट इज़ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ठीक है गाइस, एज दीज कॉस्ट्स एज दिस कॉस्ट्स विल ऑकर इन नियर फ्यूचर, ये नियर फ्यूचर में ही ऑकर होते गाइस। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स कैन बी अवॉइडेबल, ये हम अवॉइड कर सकते हैं इफ़ द पर्टिकुलर पर्पज़ अंडर कंसिडरेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो जब ये कोई भी कंसिडरेशन जो होगी, पर्टिकुलर कंसिडरेशन, जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट्स। अवॉइडेबल कॉस्ट्स क्या होते हैं गाइस, अवॉइडेबल कॉस्ट्स वो होते हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, वो कॉस्ट जो हम अवॉइड, सिंपल सी बात है। अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड, जो कि इनकर्ड नहीं हो सकते। वो कॉस्ट्स जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं और जिनको हम इनकर्ड, ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, जो इनकर्ड नहीं होते, जो चढ़ते नहीं है, दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएंस विच आर कंट्रोलेबल मे बी टर्म्स एज अवॉइडेबल कॉस्ट। ऐसे भी कॉस्ट्स कह सकते हैं वो कॉस्ट जो वेरी करते हैं और जिनको कंट्रोल किया जाता है, उसी को हम अवॉइडेबल कॉस्ट्स की बोलते हैं हम। ठीक है गाइस, इसी तरह अनअवॉइडेबल जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये अनएक्सकेपेबल कॉस्ट्स होते हैं जो कि इनकर्ड ज़रूरी होते हैं विद इन द लिमिट्स प्रोवाइडेड फॉर इट। याद रखना गाइस, ठीक है, इट इज़ अ कॉस्ट दैट मस्ट बी इनकर्ड अंडर प्रोग्राम ऑफ बिजनेस रिस्ट्रिक्शन, इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर। याद रखना, ये वो कॉस्ट होते हैं ना जो इनकर्ड होते हैं, जो कि आप प्रोग्राम का, ठीक है, प्रोग्राम करते हो या प्लानिंग करते हो, बिजनेस, हाँ, डिसीजन मेकिंग करते हो बिजनेस रिस्ट्रिक्शन के अंडर लिमिट्स के अंडर, उनको हम बोलते हैं हम अनअवॉइडेबल कॉस्ट, और ये फिक्स्ड होते हैं गाइस। ठीक है, याद इसको रखना। आगे बढ़ते हैं, दैट्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जी, नॉर्मल कॉस्ट क्या होते हैं, जो हमें लगता है कि ये कॉस्ट तो लगेंगे इस ऑपरेशन करने में,
अगर हमें ऑपरेशन कोई करना है और हमें पता है ऑलरेडी ऐसे ऐसे कॉस्ट्स तो हमें देने पड़ेंगे, दैट इज़ नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है गाइस, और वो कॉस्ट जो हमें जहन में नहीं होंगे, जो हमें लगेंगे नहीं ये तो नहीं होंगे, ऐसे कॉस्ट नहीं आएंगे इस ऑपरेशन में, लेकिन फिर भी वो आते हैं, दैट इज़ एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है गाइस, कॉस्ट्स विच कैन बी रीजनेबल एक्सेप्ट, जो कि आप एक्सेप्ट करें, हाँ ये तो कॉस्ट्स लगेंगे ही लगेगी, टू बी इनकर्ड अंडर नॉर्मल रूटिंग एंड रेगुलर ऑपरेटिंग कंडीशंस आर कॉल्ड नॉर्मल कॉस्ट। यही मैंने बोला, जो आप एक्सेप्ट करते हो हाँ ये तो लगेंगे ही। ठीक है गाइज, तो उन कॉस्ट को हम बोलेंगे नॉर्मल कॉस्ट। आपको ऑलरेडी पता होता है, आपने एक्सेप्ट किया होता है कि ये कॉस्ट जो है हमें देने पड़ेंगे गाइज। ठीक है, कॉस्ट दैट इज नॉर्मली इनकर्ड एट द गिवन लेवल ऑफ इनपुट इन द कंडीशन विच आर लेवल ऑफ, तो ये सेम बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद अनअवॉइडेबल कॉस्ट, तो आपको ऑलरेडी समझ आया होगा। कॉस्ट ओवर एंड एबो नॉर्मल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ओवर एंड एबो, जो कि नॉर्मल कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट अगर लगते हैं, जो ज़्यादा लगेंगे जितने ज़्यादा, दैट इज़ एबनॉर्मल कॉस्ट विच इज़ नॉट इनकर्ड अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के अंडर हाँ इनकर्ड नहीं होते। ठीक है गाइज, जैसे कि फ़ाइन किसी को चढ़ता है, हमने सोचा होता है फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं पे जाना है, हम बाइक से निकलते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमें पता है हमें 100 रुपीज़ का पेट्रोल लगेगा। अब अगर क्या हो गया, फ़ाइन हो गया, वहाँ पेनल्टी हो गई। ठीक है गाइस, तो 100 रुपीज़ से खाली हमें खर्चे होंगे नहीं, हमें उसको 500 भी देना पड़ेगा, दैट मीन्स टोटल 600। तो ये 500 हमने एक्सेप्ट नहीं किया था ये। ठीक है, ये एब कॉस्ट था। ठीक है, जो नॉर्मल कॉस्ट के एबो हो गया, जैसे फाइन्स, पेनल्टीज, एबनॉर्मल वेस्टेज। ठीक है गाइज, दैट्स एबनॉर्मल कॉस्ट्स। अब हम पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट्स, याद रखना। अब सबसे पहले देखो जी पर्टिकुलर्स में मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता क्या है, कॉस्ट विच इन्वॉल्व सम कैश पेमेंट्स और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, वो कॉस्ट जो कि इन्वॉल्व करता है कैश पेमेंट्स को, इतना आप याद। और इम्प्लिसिट क्या होता है, कैश विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट, याद रखना, वो कॉस्ट जो कि कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम और एक नाम से पुकारते हैं, दैट्स आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ठीक है गाइस, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट है, इम्प्यूटेड कॉस्ट भी हम कह सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, जैसे सैलरी आप कैश में देते हो, वेजेस ऑफ कैश में, एडवर्टाइजिंग आप करते हो उसके लिए कैश देते हो, दैट इज़ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपने कैपिटल का इंटरेस्ट जो कैश में आप लेते भी नहीं हो। ठीक है, रेंट ऑफ ओन बिजनेस, ये सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है। अब मेजरमेंट कैसे हो सकता है, दीज आर एक्चुअली इनकर्ड, याद रखना एक्सप्लिसिट कॉस्ट इनकर्ड होते हैं एंड हैंस कैन बी इजीली मेजर्ड, और ये इसको इजीली मेजर हम कर सकते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट में दे आर नॉट एक्चुअली इनकर्ड, याद रखना ये इनकर्ड नहीं होते, तो ये हम इजीली मेजर नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लिसिट कॉस्ट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं हम बुक्स में, और इम्प्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम इन द बुक्स। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या है डिस्टिंग बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। देखो जी, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल, कंट्रोल तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब फ़र्क क्या है, अब कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में फ़र्क क्या है गाइज, ये भी हमने देखना है। रिडक्शन मीन्स काम करना, कॉस्ट कंट्रोल मीन्स मेंटेन करना। ठीक है गाइज, देखो जी कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे आपको समझ आएगा। देखो परमानेंस के हिसाब से जो कॉस्ट रिडक्शन होता है परमानेंट होता है गाइज। ठीक है, रिडक्शन आप करोगे ये परमानेंटली रिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये रियल होता है, और जेन्युइन सेविंग इन कॉस्ट होता है। ठीक है गाइज, यह कॉस्ट कंट्रोल टेम्परेरी होता है, ये फिर कभी कभार इंक्रीज भी हो सकता है, कभी कभार आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेम्परेरी इसलिए माना जाता है, और रिडक्शन हमेशा परमानेंट माना जाता है, याद रखना ये। प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होती है, प्रोडक्ट्स क्वालिटी इज़ मेंटेन्ड, इसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। और इसमें कॉस्ट कंट्रोल में क्या कर सकते हो आप, प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप मेंटेन नहीं कर सकते गाइज। ठीक है, इसमें आप गारंटी नहीं दे सकते। उसके बाद नेचर ऑफ कॉस्ट क्या है गाइज, इसका कॉस्ट रिडक्शन
का नेचर, एम्फेसिस हेयर इज़ पार्टली ऑन प्रेजेंट कॉस्ट्स एंड लार्जरी ऑन फ्यूचर कॉस्ट। याद रखना, आप इसमें ये रखना, ये प्रेजेंट कॉस्ट्स और फ्यूचर कॉस्ट्स के लिए होता है, इतना आप याद रखना। और जो कॉस्ट कंट्रोल के लिए होता है ना, ये प्रेजेंट और पास्ट के लिए, देखो ये जी प्रेजेंट और फ्यूचर, ये प्रेजेंट और पास्ट के लिए होता है, ठीक है गाइज। अब है नेचर ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड्स एनालिसिस चैलेंज ऑफ स्टैंडर्ड्स, याद रखना ये पॉइंट। उसके बाद कंट्रोल इज अचीव्ड, ये जो कंट्रोल है ना, अचीव कर सकते हैं हम विद स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड्स को हम एग्जाम खुद नहीं कर सकते, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है टूल्स और टेक्निक्स क्या क्या लग सकते हैं। एक तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए टूल्स या टेक्निक्स कैसे हम कौन कौन से हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है तो कौन कौन सा ये टूल या टेक्निक हमें यूज़ करना पड़ेगा। देखो जी, सबसे पहले जो कॉस्ट रिडक्शन की बात हम करेंगे, वैल्यू इंजीनियरिंग, वर्क स्टडी, मार्केट रिसर्च, जॉब इवेलुएशन एंड मेरिट रेटिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है गाइज। क्वालिटी कंट्रोल, ये सारा हम क्वालिटी कंट्रोल, ये टूल्स जो है ये हम इससे क्या कर सकते हैं, या टेक्निक जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेंच मार्केटिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ऑफ टूल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ टूल्स या टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कंट्रोल जो है, इससे हम क्या कर, ये टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिससे हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, कल ये आपका ख़त्म होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का फ़र्क क्या है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस, प्रॉपर कॉस्टिंग सिस्टम अगर आप रखते हो इसके एडवांटेज क्या है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कुछ जिससे आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो। इसी तरह कुछ और टॉपिक्स है, तो यह कल आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कल आपका लास्ट लेक्चर आएगा इसमें।